हेलो एवरीवन। अब हम लोग कर रहे हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। तो इससे पहले वाला जो लेक्चर है उसमें इंट्रोडक्शन हम लोगों ने कर लिया, जिसमें डेफिनेशन, स्टेजेज ऑफ चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मतलब कितने स्टेजेज, कौन कौन सी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ते हैं। और उसके बाद उसमें नॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं, मतलब कोई बच्चा जन्म लिया, न्यू बॉर्न जन्म लिया, तो क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए। ठीक है, कितना वेट होनी चाहिए, कितना हाइट होनी चाहिए, कितना आर्म सर्कमफ्रेंस होनी चाहिए, कितनी हेड सर्कमफ्रेंस होनी चाहिए, कितनी चेस्ट सर्कमफ्रेंस होनी चाहिए, वो सारी नॉर्मल चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली है। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे इस लेक्चर में कि इनिशियल केयर ऑफ न्यू बॉर्न, यानी बच्चा जब जन्म लेता है जस्ट उसके बाद हमें कौन कौन सी केयर उसे प्रोवाइड करनी होती है, कौन कौन सी केयर हमें करनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहला है इसमें केयर में 5 केयर हमें करनी होती है, जिसमें से सबसे पहला है एयरवे क्लियरेंस एंड मेंटेनेंस ऑफ एयरवे। ठीक है, एयरवे क्लियरेंस, अगर उसका एयरवे क्लियर नहीं है, सांस सही से नहीं ले पा रहा है, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें सबसे फर्स्ट क्या करना है, एयरवे क्लियरेंस करना है, मेंटेन करना है उसकी एयरवे को, ताकि वो रेस्पिरेशन स्टार्ट कर सके एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि जन्म लेने के 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, एक है अपगार स्कोर, जिसके बारे में मैं बताऊंगी कि एक साइंटिस्ट है जिन्होंने अपगार स्कोर दिया था, जिसमें हम लोग वाइटल साइंस वगैरह को मेजर करते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग, उसके बाद क्या आती है कि जब बच्चा सांस लेने लगा, उसकी वाइटल साइंस वगैरह सब कुछ नॉर्मल है सर, उसके बाद हम उसकी वाइटल कॉर्ड को कट करते हैं। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड को उसके बाद हम लोग कट करते हैं। उसके बाद वॉर्प द बेबी को सबसे ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेशन क्या होती है न्यू बॉर्न में, कि हाइपोथर्मिया हो जाता है, मतलब उसकी टेम्परेचर जो होती है, बॉडी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। तो उसके लिए हमें बेबी को वॉर्प करना होता है किसी ब्लैंकेट से, या फिर किसी चादर या फिर किसी बेडशीट वगैरह से हमें कवर करना पड़ता है, ताकि उसकी टेम्परेचर कम ना हो, हाइपोथर्मिया ना हो। उसके बाद मेडिकेशन, हमें कौन कौन सी इनिशियली मेडिकेशन बच्चों को देनी होती है। ठीक है, न्यू बॉर्न को कौन कौन सी मेडिकेशन देनी होती है। तो ये पूरे 5 जो है ना, इसको हम लोग 2 लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोग इसमें 2 के बारे में पढ़ेंगे, एक एयरवे क्लियरेंस और एक अपगार स्कूल के बारे में हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में बाकी ये 3 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला हम लोग चलते हैं एयरवे क्लियरेंस एंड मेंटेनेंस ऑफ एयरवे। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है कि हमें बच्चे की पोजीशन देनी है, चेस्ट लेवल से उसकी हेड को स्लाइटली नीचे करना है, थोड़ी सी हल्की सी नीचे करना है, लोअर द हेड। ठीक है, लेकिन इतना नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा नीचे हो जाए, लेकिन मतलब थोड़ी सी हेड को डाउन की तरफ करना है, ताकि अगर कोई भी सिक्रेशंस वगैरह हो ऊपर की तरफ आ जाए। ठीक है, सक्शनिंग करनी है। सक्शनिंग हमें अगर बहुत ज़्यादा ये है थिक म्यूकस वगैरह है, तो हमें सक्शनिंग करनी पड़ेगी एयरवे को क्लियर करने के लिए। तो सबसे पहले माउथ से करने की कोशिश करेंगे, अगर माउथ से नहीं हो पा रही है तब हम नोज से करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम प्रेफर किसे करेंगे, माउथ को, माउथ के थ्रू सक्शनिंग करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं हो पा रही है तब जाके हम नोज से कोशिश करेंगे। ठीक है, सक्शन प्रेशर कितनी होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर न्यू बॉर्न बेबी है तो यहाँ पे सक्शन प्रेशर हमारी 60 to 80 mmHg होनी चाहिए। चाइल्ड है तो हमारी 80 to 100 mmHg, और एडल्ट है तो 100 to 120 mmHg। जैसा कि हम लोग अभी पीडियाट्रिक में मतलब ड्यूटी जो लोग कर रहे होंगे उन लोग जब सक्शनिंग करते होंगे तो या तो ये रेंज रखते होंगे या फिर ये रेंज, और जब वहीं नॉर्मल वार्ड वगैरह में हम लोग जब सक्शनिंग करते हैं तो हमारी जो प्रेशर होती है वो 100 पे रहती है, 100 to 120 के बीच में रहती है। ठीक है, तीसरा, अब हम सक्शन कर रहे हैं तो हमें साइट पता चल गया कि हमें माउथ से करनी है कि नोज से करनी है, हमें प्रेशर पता चल गया कितना प्रेशर रखना है। अब तीसरा कि सक्शन कैथेटर बहुत सारा आता है। ठीक है, तो हमें न्यू बॉर्न में, चाइल्ड में, एडल्ट में डिफरेंट कैथेटर यूज करनी होती है, डिफरेंट साइज की। ठीक है, अगर न्यू बॉर्न है तो 8 to 10 फ्रेंच। ठीक है, चिल्ड्रेन में 10 to 12 और एडल्ट में 12 to 14। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिएगा 8 to 10 और इसमें 10 to 12 पीडियाट्रिक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सा कैथेटर यूज करेंगे। ठीक है, सक्शन ड्यूरेशन, अब हमें ड्यूरेशन कितने देर तक एक बार सक्शन करना है, तो 10 सेकेंड हार्डली होनी चाहिए, 10 सेकेंड मैक्सिमम है, या फिर उससे कम तक आपको करनी है, 10 सेकेंड से कम ही होना चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसे एडल्ट में भी करते हैं जो 10 सेकेंड्स के लिए ही करते हैं, तो हम बच्चों में भी, न्यू बॉर्न में भी 10 सेकेंड्स और या फिर उससे नीचे की टाइमिंग, यानी 8 सेकेंड 8 सेकेंड तक हम करेंगे। ठीक है, एक बार में। ठीक है, ये हो गई सक्शन। ठीक है, पहला हमें पोजीशन देना होगा, दूसरा सक्शनिंग करना होगा उसकी एयरवे को क्लियर करने के लिए।
अब कुछ बातें हैं कि मतलब अगर हम सक्शनिंग कर रहे हैं तो हमें किन किन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, किन किन बातों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि टू प्रिवेंट हाइपोक्सिया, ठीक है, किसी को भी हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी हो सकती है बॉडी में, तो हमें क्या करना है कि सक्शन करने से पहले और सक्शन करने के बाद हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है बच्चों को, ठीक है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है सक्शन करने से पहले और सक्शनिंग करने के बाद भी, ठीक है। दूसरा चीज़ कि जब हम सक्शन इंसर्ट कर रहे हैं उसके माउथ में या फिर नोज में, जब हम सक्शन कैथेटर को डाल रहे हैं उस वक्त जो मशीन है वो ऑफ होना चाहिए, ठीक है, वो मशीन जो होना चाहिए स्विच ऑफ होना चाहिए, या फिर हम किंक कर देते हैं, किंक करके अंदर की तरफ डालते हैं, और जब जैसे उसकी खांसी टाइप या फिर हमें लगता है कि अब मतलब एक प्रॉपर पोजीशन तक चला गया है, उसके बाद हम जब निकालते वक्त है उसकी स्विच को ऑन करते हैं। जब हम डालेंगे सक्शन कैथेटर को तो स्विच ऑफ रखेंगे, और जब हम निकालेंगे तो उसका स्विच ऑन करेंगे और रोल करते हुए निकालते हैं, ऐसे ऐसे रोल करते हुए सक्शन कैथेटर को बाहर निकालते हैं, इस तरीके से रोल करते हुए, इस तरीके से करते हुए बाहर की तरफ निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हमें बच्चों को क्या करना है, न्यूबॉर्न को कंप्लीट सक्शनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद हमें टेक्टाइल स्टिमुलेशन देनी है। टेक्टाइल स्टिमुलेशन क्या होती है कि हमें टच प्रोवाइड करना है बच्चों को, ठीक है, टच इस तरह से प्रोवाइड करना है ताकि वो पहला रेस्पिरेशन स्टार्ट कर सके, टेक्टाइल स्टिमुलेशन, ठीक है। हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो सक्शनिंग करने से पहले और उसके बाद हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है। जब हम इंसर्ट कर रहे हैं तो हमें सक्शन मशीन को ऑफ रखना है, जब हम बाहर की तरफ निकाल रहे हैं तो हमें स्विच ऑन रखना है। उसके बाद जब सक्शन कंप्लीट हो जा रहा है तो हमें बच्चों को टेक्टाइल स्टिमुलेशन देनी है ताकि रेस्पिरेशन को स्टार्ट कर सके, ठीक है। वो जो हम टेक्टाइल स्टिमुलेशन दे रहे थे तो किस लिए दे रहे थे, टू इनिशिएट रेस्पिरेशन को इनिशिएट करने के लिए, यानी बच्चा सांस लेना शुरू कर दे। इफ़ रेस्पिरेशन इज नॉट स्टार्टेड आफ्टर कटिंग द अम्बिलिकल कॉर्ड, अब क्या है कि हमने अम्बिलिकल कॉर्ड भी कट कर दिया, उसके बाद भी बच्चा जो है रेस्पिरेशन नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब बच्चे को कौन से सिंड्रोम में, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ठीक है, कौन से सिंड्रोम है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है। इसकी सिम्टम्स क्या होती है, ये सारी क्या है, सिम्टम्स है, सिम्टम्स, ठीक है। क्या क्या इसकी सिम्टम्स है, पहला नेजल फ्लेयरिंग, ठीक है, जब बच्चा सांस लेगा ना अंदर की तरफ, जब ऑक्सीजन लेगा तो उसकी नेजल जो है, ये नाक हो गई ना, ये नाक, ठीक है, ये नोज हो गई, तो ये जो नेजल फ्लेयरिंग होती है ना, ये ऐसे थोड़ी सी फैलेगी, वाइडन हो जाती है, ठीक है, वाइडन, नॉस्ट्रिल जो होती है वो वाइडन होने लगती है, जब वो सांस लेता है तो फ्लेयर करती है, नॉस्ट्रिल थोड़ा वाइडन होती है, ठीक है। चेस्ट रिट्रैक्शन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि अपोजिट मूवमेंट करेगा, जैसे कि हम लोग जब सांस लेते हैं, ठीक है, जब हम लोग इंस्पायरेशन करते हैं तो हमारी स्टर्नम ऊपर की तरफ मूव करती है, और जब हम लोग सांस छोड़ते हैं, एक्सपायर करते हैं, तो स्टर्नम हमारी नीचे की तरफ मूव करती है। तो जब ये डिस्ट्रेस होगी, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होगी, तो इस केस में क्या होगा, ये हमारी चेस्ट की जो रिट्रैक्शन है, मतलब उसका फूलना या फिर कंप्रेस होना, ठीक है, रिलैक्स होना, वो अपोजिट मूवमेंट करेगा, ठीक है, उल्टी मूवमेंट करेगा, ठीक है। इंस्पायरेशन वो नीचे की तरफ होगा, एक्सपायरेशन में ऊपर की तरफ होगा, ये सारे उल्टे मूवमेंट्स होंगे। ग्रंटिंग क्या होगा कि साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, जब बच्चा एक्सपायरेशन करेगा तो उस वक्त साउंड आएगा, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस होगा। ये सारे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्या था, अपगार स्केल, ठीक है, क्या है, अपगार स्केल। तो अभी मैंने बताया कि अपगार स्केल जो होता है वो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था, वर्जीना अपगार, ठीक है, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट थे ये, अमेरिकन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, 1952 में इन्होंने ये स्केल दिया था। इन अपगार स्केल वी चेक हार्ट रेट, रेस्पिरेशन रेट, मसल टोन, रिफ्लैक्स, स्किन कलर। हमें इसमें 5 चीज़ हम देखते हैं, हार्ट रेट देखते हैं, रेस्पिरेशन रेट देखते हैं, मसल टोन देखते हैं, रिफ्लैक्स देखते हैं, स्किन कलर देखते हैं। हम लोग न्यू बॉर्न की ये 5 साइन देखते हैं। अगर ये 5 साइन नॉर्मल है तो फिर हम थर्ड अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो इफ़ स्केल जस्ट
आफ्टर 1 मिनट ऑफ बर्थ। जैसे ही बच्चा जन्म लिया उसके जस्ट 1 मिनट बाद हम लोग ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। हार्ट रेट चेक करेंगे, रिस्पायरेशन रेट चेक करेंगे, उसकी मसल टोन देखेंगे, रिफ्लैक्स देखेंगे, स्किन कलर देखेंगे, जस्ट 1 मिनट बाद। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि जैसे ही वो सारे साइन नॉर्मल आए हैं तो हम क्या करेंगे कि फिर से रीएश्योर करने के लिए कि क्या हमने सही लिया है या फिर सही मेजरमेंट आया है, हम लोग उसको रीएश्योर करने के लिए फिर से उस चीज़ को 5 मिनट बाद फिर से हम सारी चीज़ें चेक करेंगे, ताकि हमें कल जो भी मेजरमेंट आई हो उससे हम सेटिस्फाइड हो सके कि नहीं सही आई है, गलत नहीं है। ठीक है। इफ़ एबनॉर्मलिटीज, अगर किसी भी तरह का एबनॉर्मलिटीज पाई जाती है, जब हम सेकेंड टाइम्स करते हैं तो किसी भी तरह की एबनॉर्मल वैल्यू आती है तो हमें क्या करना है, फिर से 10 मिनट्स के बाद फिर से अगेन हमें चेक करना है रीअश्योर करने के लिए कि क्या फिर से गलत आ रहा है या फिर सही आ रहा है। ठीक है। तो हमें ये 5 मिनट्स के अंतराल पे हमें ये 2-3 बार चेक करना पड़ता है ताकि ये सारी चीज़ें नॉर्मल आ जाए या फिर हमें सेटिस्फैक्शन हो जाए कि ये चीज़ें नॉर्मल है, कहीं कोई दिक्कत या फिर गलती नहीं हो रही, एरर नहीं हो रहा है। ठीक है। अब अपगार स्कोर जो था उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0। मिनिमम स्कोर कितनी हो सकती है, 0, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 10 हो सकती है। ठीक है। तो उसमें हम लोग 5 चीज़ें पढ़ रहे थे। ठीक है। इसकी रेंज कितनी है, 0 to 10। हार्ट रेट, रिस्पायरेशन रेट, मसल टोन, रिफ्लैक्सेज एंड स्किन कलर। ठीक है। ये 5 चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे कैसे इनको स्कोर दिया जाता है। अगर कोई बच्चा है, ठीक है, हार्ट रेट नॉर्मल कितनी होती है, 120 to 180 होती है बीट्स पर मिनट, एक न्यू बॉर्न जन्म जब लिया है तब। अगर उस हार्ट रेट बिल्कुल एब्सेंट है तो उसको हम क्या मार्क्स देंगे, 0 मार्क्स देंगे। क्या देंगे, 0। ठीक है। अगर बच्चे की हार्ट रेट 100 से कम है तो उसको हम 1 मार्क्स देंगे, अगर 100 से ज़्यादा है तो उसे 2 मार्क्स देंगे। ठीक है। इस तरह से हम मार्किंग करते हैं। रेस्पायरेशन रेट रहा, नॉर्मल रेस्पायरेशन रेट होती है 30 to 60 बीट्स पर मिनट। अगर वो बिल्कुल एब्सेंट है तो हम 0 मार्क्स देंगे। अगर रेस्पायरेशन हो रही है बहुत ही स्लो और इरेगुलर पैटर्न में हो रही है तो हम 1 मार्क्स देंगे, 1 देंगे। अगर नॉर्मल एकदम रेगुलर हो रही है तो हम 2 मार्क्स देंगे उसमें। ठीक है। मसल टोन, अगर बच्चे की मसल टोन फ्लैसिड है, यानी मतलब वो उसका हाथ पैर ढंग से मोड़ नहीं पा रहा है, मतलब फ्लैसिड है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। ठीक है। फ्लैसिड का मतलब हाथ ऐसे है तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, वो ढंग से मोड़ नहीं पाएगा, फोल्ड नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो अगर फ्लैसिड है तो 0 मार्क्स देंगे। मिनिमम फ्लैसिड है यानी थोड़ी बहुत वो मूवमेंट कर रहा है तो हम 1 मार्क्स देंगे। लेकिन अगर मूवमेंट उसकी बहुत अच्छे से हो रही है मसल्स की तो हम गुड मार्क्स देंगे यानी 2 मार्क्स देंगे। ठीक है। रिफ्लैक्सेज, हम रिफ्लैक्सेज चेक करेंगे। अभी मैं नेक्स्ट क्लासेज में, आगे की क्लास में मैं न्यू बॉर्न की बहुत सारे रिफ्लैक्सेज बताएंगे तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा कि क्या रिफ्लैक्सेज होती है। ठीक है। जैसे मतलब बच्चे को हम टच कर रहे हैं तो क्या मूवमेंट कर रहा है। ठीक है। बच्चे को हम थोड़ा सा पिंच कर रहे हैं या फिर सॉफ्ट चीज़ें टच कर रहे हैं तो क्या मूवमेंट कर रहा है, वो सारी रिफ्लैक्सेज हो गई। तो अगर रिफ्लैक्सेज बिल्कुल एब्सेंट है तो 0 मार्क्स देंगे। थोड़ी बहुत रिफ्लैक्सेज शो कर रहा है तो 1 मार्क्स देंगे। अगर अच्छे से रिफ्लैक्सेज शो कर रहा है तो 2 मार्क्स देंगे। ठीक है। स्किन कलर, अगर बेबी की कलर पूरे बॉडी की ब्लू हो गई है तो 0 मार्क्स देंगे। अगर बेबी की एक्सट्रीमिटीज यानी हाथ और पैर ब्लू कलर की और बाकी बॉडी पिंक कलर की है तो 1 मार्क्स देंगे। अगर फुल बॉडी पिंक कलर की है तो 2 मार्क्स देंगे। अब देखिए इसके मिनिमम और मैक्सिमम स्कोर क्या निकला। अगर सारे चीज़ें बच्चों को 0 मिली है तो यहाँ से सब चीज़ें क्या आएगी, 0, और मैक्सिमम सब में 2 मार्क्स मिला तो ये कितना हो जाएगा, 10। यानी इसकी रेंज कहाँ से हो सकती है, 0 to 10 हो सकती है। ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। हार्ट रेट, रिस्पायरेशन रेट, मसल टोन, रिफ्लैक्सेज और स्किन कलर, ये 5 चीज़ें अपगार स्कोर में मेजर करते हैं। ठीक है। केयर अकॉर्डिंग टू अपगार स्कोर। अब देखिए अपगार स्कोर हमने फाइंड आउट कर लिया। किसी बच्चे की मान लेते हैं 0 to 3 आई है तो एक तो मिनिमम रेंज है। ठीक है। तो सीवियर डिप्रेशन में है बच्चा। ठीक है। सीवियर डिप्रेशन में है, उसकी हार्ट रेट, रिस्पायरेशन रेट सही नहीं है, मसल टोन भी नहीं है। मसल टोन कैसे नहीं रहेगी, क्योंकि जब सही से ऑक्सीजन ही सप्लाई नहीं हो रहा होगा, ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होगा, तो बच्चे को हमें क्या करना होगा, CPR देना होगा, रिजस्टेशन CPR। ठीक है। 4 to 6 स्कोर, अगर उसकी स्कोर 4 और 6 के बीच में यानी 4, 5 और 6 है तो माइल्ड डिप्रेशन है। रूटीन केयर करेंगे। रूटीन केयर यानी बच्चों की हाथ पैर को पोंछना, उसे टॉवल में फोल्ड करना या फिर वार्प करना, तो जो भी रूटीन केयर है, मेडिकेशन करना, वो सारी चीज़ें हम करेंगे। उसके साथ साथ बच्चे को हम ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएंगे बाहर से। ठीक है। अगर बच्चे की स्कोर 7 to
10 के बीच में है, 7, 8, 9, 10 है, तो बच्चा नॉर्मल है, कोई डिप्रेशन नहीं है। हमें सिर्फ उसकी रूटीन केयर प्रोवाइड करनी है, यानी जो भी फ्लूइड है, मेडिसिन है, वो सारी चीज़ें हमें नॉर्मली प्रोवाइड करनी है। अम्बिलिकल कॉर्ड की कटिंग है, वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्कोर के हिसाब से हम बच्चे की केयर क्या क्या कर सकते हैं, ये रहा। तो अगर आपको ये लेक्चर और नोट्स पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। और आपकी सब्सक्राइब और लाइक की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।